नमस्कार साथियों, जोश नेट जेआरएफ के पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो अभी हम लोग वर्तमान में जो है लेक्चर 2 दिसंबर 2021 के पेपर को देख रहे हैं और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। और साथियों इसके साथ ही हम लोग ये लेक्चर 1 इसके साथ ही कल ही कंप्लीट किए हैं और इसके साथ ही जून 2025 और 24 दिसंबर जून दोनों पेपर को और साथ ही 23 और 22 के पेपर को भी हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे जोश नेट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे बहुत डिटेल एनालिसिस किया गया है। तो आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि पहले आप उन्हें भी देखें और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से बताएं। साथ ही साथ ये हमारा प्लेलिस्ट है और जिसमें मेरा टैगलाइन है पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक हिंदी साहित्य, जो पेपर 2 कोड जिसका कोड 20 है। उसमें हम लोग पीवाईक्यू को बहुत डिटेल एनालिसिस करते हैं। ऐसा मानना है कि अगर 10 इयर्स के पेपर को आप अगर हमारे साथ कर लेते हैं तो आपका वन टाइम में नेट और जेआरएफ होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो एक बार ट्रस्ट मी कि आप इसे देखें और शॉर्ट नोट्स बनाएं, जैसे कहा जाता है वैसे काम करें। और इसके साथ ही साथ आपको इसी प्लेटफॉर्म पे जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक जो है उसे कंप्लीट कराया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा बहुत ही अच्छे से, मनोरंजक ढंग से। और साथ ही साथ देख रहे होंगे ये हिंदी साहित्य का जो पीवाईक्यू है उसे करवाएगा। इसमें आपको कंप्लीट 30 से 35 वीडियो कंप्लीट कर दिया गया है। तो आप लोग इसे भी देखेंगे, देख लिया या जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। और देखिए 33 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक और ये नेट दिसंबर 2024। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये देखेंगे कि ये पेपर, सबसे महत्वपूर्ण सूचना साथियों, पेपर 1 जो हिंदी साहित्य पेपर 1 जो है, जो सभी एस्पिरेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है और कंपलसरी पेपर होता है। मतलब पेपर 1 वो जो केवीएस मदान की जो पुस्तक होती है उसको बहुत ही फ्री हैंड लेक्चर में आपके सामने मतलब एक अच्छा प्रयास किया गया है हमारी टीम के द्वारा। इसे भी आप देखेंगे और इसमें आपको कंप्लीट अगर देखा जाए तो 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कवर हो गया। तो आप लोग इसे देखेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे और इसी प्लेटफॉर्म पे आपको यूनिट 5, यूनिट 7, यूनिट 1 सभी पेपर। तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एपिसोड के आज हम इस एपिसोड में 20 क्वेश्चन को देखेंगे, 21 से 40 तक। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 21। आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़ें और समझें और आपने जो पढ़ाई किया उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दें कमेंट बॉक्स में। हम आपके कमेंट का हमें बिल्कुल इंतज़ार रहेगा। और साथ ही आपको और क्या चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन कह रहा है, राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला जी का, तो आप लोग जानते हैं कि राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है और बहुत अच्छी मतलब लंबी कविता है। अगर जो भी व्यक्ति अपने जीवन में मतलब हार गए हों तो बिल्कुल इस कविता को पढ़े और उसको उस नज़रिए से पढ़े कि कैसे एक जीतने के लिए व्यक्ति को कैसे एक रणनीति बनानी पड़ती है। इस कविता को पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील होगा। तो आप देखते हैं ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये कविता जो है निराला जी का राम की शक्ति पूजा, इसमें कहा जाता है कि मतलब तत्सम भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें मतलब एक ओजपूर्ण भाषा का भी प्रयोग किया गया और मतलब क्या कहा जाए, जिसमें मतलब संस्कृत पद है, जिसमें नाद योजना का भी प्रयोग किया गया है, अनुप्रास विधान है, ऐसा टर्म सब उसमें दिया गया है, पद दिया गया है, शब्द लिया गया है कि लेकिन पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति मतलब कैसा भी मूर्छित व्यक्ति एकदम ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा। तो अब देखते हैं। तो इसमें कह रहा है संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया है, ऐसा नहीं है। अधिकतर द्वित्व वर्णों का प्रयोग किया है, ऐसा नहीं है। देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया है, देशज शब्द का इसमें तो प्रयोग हुआ ही नहीं है क्योंकि ये राम की शक्ति पूजा बिल्कुल मतलब राम रावण के युद्ध का बात है, हार जीत की बात है, तो इसमें देशज शब्द कहाँ से आएंगे। और तो इसमें ये जो है थर्ड ऑप्शन, संस्कृत पद मैत्री नाद योजना अनुप्रास विधान पर विशेष बल दे गया है, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही है, यानी कि 21 का 3। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि इसमें संस्कृत पद, तो बिल्कुल जब ये शब्द जो है ऐतिहासिक कोई भी चीज़ लिखा जाएगा तो उसमें संस्कृत के पद और शब्द बिल्कुल आएंगे, तत्सम भाषा का प्रयोग होगा, ये बात आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो 21 का 3।
और निराला जी के बारे में एक और विशेषता है जो आप लोग ध्यान पे रखेंगे। इनका पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला के नाम से प्रसिद्ध है, तो हम लोग जानते हैं। तो निराला जी को जो है मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। आप लोग ये बात ध्यान पे रखें, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे एक फैक्ट ये पूछ लिया जाए, प्रवर्तक माना जाता है। और ये जो पंक्ति है ये राम की शक्ति पूजा से ली गई है, और इसका जो टाइम पीरियड है राम की शक्ति पूजा, ये 1936 में लिखी गई लंबी कविता है। ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे, लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 क्वेश्चन कह रहा है, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला रून की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग कर रही ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित, बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रदन। तो इसमें आपने देखा कि ये 4-5 पंक्ति दिया गया है, और आपको कह रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में वक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है। एक तो ये इस पंक्ति से ये क्लियर हो गया कि ये नागार्जुन की पंक्ति है, और इसमें ये कह रहा है कि चकवा चकई को मतलब किस साहित्य जगत में इसको क्या कहा गया है, ये आपसे पूछने का प्रयास, मतलब जानने का प्रयास किया गया है एनटीए के द्वारा। तो अब हम लोग देखते हैं। तो 22 का जो है इसमें आंसर जो होगा कवि प्रसिद्धि, यानी कि 22 का 3। और ये तो अब हम लोगों ने आंसर जाना कि इस पंक्ति में चकवा चकई का मतलब प्रयोग करने का मतलब है कि कवि प्रसिद्धि। और अब साथ में इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं हम लोग कि नागार्जुन को तो हम लोग जानते हैं कि ये जन कवि के रूप में प्रसिद्ध है, और नागार्जुन का अगर क्षेत्र देखेंगे तो ये हमारे बिहार का ही रीजन है, मिथिला रीजन जो दरभंगा है वहाँ से ये बिलोंग करते थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं हम लोग। इनकी एक कविता, ये जो पंक्ति लिया गया है ये पंक्ति बादल को घिरते देखा है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, घिरते देखा है, ये कविता से लिया गया ये पंक्ति, आप लोग ये ध्यान पे रखेंगे। और ये कविता जो है ये युगधारा काव्य संग्रह में संकलित है, काव्य संग्रह, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछते हैं युगधारा, ये आप लोग ध्यान में। इनका टाइम पीरियड जो है युगधारा का 1953 है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो हम लोगों ने 2-3 फैक्ट जाना कि एक तो नागार्जुन को जन कवि कहा जाता है, सेकंड में कि ये जो पंक्ति लिया गया या बादलों को घिरते देखा कविता से लिया गया, और ये कविता जो है युगधारा काव्य संग्रह में संकलित है जिसका टाइम पीरियड 1953 है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और एक और इनकी मतलब काव्य संग्रह है सतरंगे, एक सेकंड साथियों, सतरंगे पंखों वाली, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। पंखों वाली काव्य संग्रह, ये 1959 में प्रकाशित हुई थी, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। इतना एक क्वेश्चन से हम लोगों ने 5-6 फैक्ट ध्यान पे रखा, इसलिए अगर 10 इयर्स का क्वेश्चन इस तरह से आप लोग अगर कंप्लीट करते हैं मेरे साथ तो 1 टाइम में आपका JRF होने की संभावना रहेगी। तो चलते हैं 23 क्वेश्चन आज का। 23 क्वेश्चन का रहा, यह देव भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है। तो एक तो जानते हैं कि देव भाव जैसे शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो उर्वशी जो लंबी कविता है जिसको महाकाव्य भी कहा जाता है, उसमें ऐसा कहा गया है। तो उर्वशी जो जानते हैं कि ये उर्वशी का कथन है, ये तो आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की ये गीति नाट्य है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे।
और इसका टाइम पीरियड जो है उर्वशी का 1961, ये इम्पोर्टेंट है। 1961 और उर्वशी का टाइम पीरियड ये इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ये ध्यान पे रखेंगे कि ये जो देव भाव भ्रांति है ये उर्वशी का कथन है और इसकी रचनाकार जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और ये गीति नाट्य है और ये 1961 में प्रकाशित हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। एक सेकंड साथियों, गीति काव्य यहाँ पे आप लोग कर लेंगे। गीति काव्य, नॉट गीति नाट्य, गीति काव्य है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो इतना फैक्ट हम लोगों ने देखा कि तो 23 का जो है ये उर्वशी से लिया गया, ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे। उर्वशी के जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनका टाइम पीरियड 1961 है और 1972 में यानी कि 10 ईयर्स बाद इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन कह रहा है, सतपुरा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आँख नीचे, घास चुप है, काश चुप है, मुक साल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का आशय क्या है? तो सतपुरा के जंगल तो हम लोग जानते हैं कि ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की ये रचना है और काफ़ी सतपुरा के जंगल इनका शीर्षक ही है, टाइटल ही है। और ये ऐसा माना जाता है ये दूसरे तार सप्तक के प्रथम कवि है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। ये नया फैक्ट्स है, आप लोगों के लिए याद रखेंगे। और ये सतपुरा के जंगल से इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सतपुरा जंगल में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया है। तो ढोल का और गोंड जनजाति का मतलब यहाँ पे जिक्र हुआ, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो अब इस पंक्ति में जो क्या है, इसका अर्थ क्या निकलेगा, ये आप लोग देखेंगे। तो इसमें पहला क्या रहेगा, जंगल घना और भयावह है, ऐसा नहीं है। जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है। जब कोई जीवन का कोई निशान नहीं रहेगा तो कोई उसमें क्यों जाएगा धंसने के लिए, कोई उसमें क्यों मतलब आंखें नीचे करेगा और मतलब क्या कहते हैं उसमें जीवन मतलब जीने की क्यों आस रखेगा, ऐसा तो होगा नहीं, ये तो आशय होगा नहीं। यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं, जीवन की चुनौती है। हाँ बिल्कुल ये ऐसा ही है। तभी तो इसमें कह रहा है कि बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। इस लाइन को जब आप पढ़ेंगे गौर से तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप इसमें संभव हो, अगर जाने में अगर संभव हो तो आप बिल्कुल जाइए, क्योंकि यहाँ पे एक जीवन एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है और तुलना कर रहा है कि जहाँ पे हवा भी नहीं जा पाती है वहाँ पे आपको जाने का प्रयास मतलब कहा जा रहा है कि जाने के लिए। तो इसलिए ये कहता है कि केवल जंगल नहीं बल्कि ये एक चुनौती है, ऐसा आशय है। यह जंगल केवल योगी यतियों के लिए उपयुक्त है, नहीं ऐसा नहीं है। तो 24 का जो मतलब आंसर होगा वो 3 होगा और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरे को बेवकूफ़ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है? तो गोदान तो हम लोग जानते हैं कि 1936 में लिखा गया प्रेमचंद जी के द्वारा, बिल्कुल यथार्थवादी उपन्यास है। ये फैक्ट तो आप लोग को पता ही होगा। और ये जो कथन कहा गया है ये दिग्विजय और मीनाक्षी, ऐसा यहाँ पे ऐसा कोई पात्र इसमें है ही नहीं, तो आप इसको काट सकते हैं। 3 ऑप्शन आपका कट गया। मिर्जा खुर्शीद और राय अमरपाल सिंह का यहाँ पे ऐसा कोई जिक्र नहीं, तो आप इसको काट सकते हैं। 2 ऑप्शन बचा आपका, एक मेहता और मालती से, गोविंदी और मेहता से। हाँ तो एक जब आप पढ़ेंगे तो गोदान को जब पढ़ेंगे उपन्यास को आप बिल्कुल, तो आपको ऐसा फील होगा कि मेहता मालती जी जो थी यहाँ पे छायावाद की मतलब छायावादी प्रेम को यहाँ पे मतलब उभारने के लिए मालती का एक पात्र का यहाँ पे उल्लेख किया गया है प्रेमचंद जी के द्वारा। तो जो भी कोई बात प्रेम की बात
बात आएगी कि प्रेम को मतलब प्रेम के बारे में जब वो वर्णन करेगा, वहाँ पे अगर सेंटेंस आएगा, वाक्य आएगा, तो वहाँ पे आप मालती के साथ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आ रहा है कि बेवकूफ़ बनाने की बात आ रही है, प्रेम का यहाँ पे ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो उसमें अगर इस टाइप का अगर सेंटेंस होगा तो इसमें आप गोविंदी अगर कहीं पे अगर ऑप्शन में रहे तो बिल्कुल आप उसके साथ जा सकते हैं। यानी कि आपका 25 का जो आंसर होगा वो 2 होगा। एग्ज़ाम में आप कैसे आंसर के नज़दीक पहुंचेंगे, सही आंसर के नज़दीक पढ़ेंगे, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बिल्कुल इसे आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। और ये गोदान है, गोदान को बिल्कुल अगर हो सके संभव तो एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ें। ये 1936 के उपन्यास है और इनके लेखक है प्रेमचंद। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 क्वेश्चन कह रहा है, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपयुक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है? तो शीतला माँ का जो जिक्र हुआ है वो देवरानी जेठानी की जो कहानी है उसमें मतलब ऐसा जिक्र किया गया है कि मतलब यहाँ पे अंधविश्वास को भी मतलब इस उपन्यास में जो है अंधविश्वास को भी मतलब एक विषय के रूप में बनाया गया है। मतलब स्त्री में अशिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी और अंधविश्वास में कैसे मतलब प्रकोप रहता है गांव और शहर के लोगों में, इस तरह का दिखाया गया है। और देवरानी जेठानी की जो कहानी है, उपन्यास है, इनके अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इनके लेखक कौन हैं और साथ ही ये इसका विषय वस्तु क्या है इस उपन्यास का, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि ये एक उपन्यास है और इनके लेखक जो है पंडित गौरी दत्त, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसका प्रकाशन वर्ष जो है, प्रकाशन वर्ष ये 1870 ईस्वी, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसका जो विषय है, विषय ये 2-3 पॉइंट ध्यान पे रखेंगे तो आपको क्वेश्चन मतलब जब आएगा इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनेगा इस उपन्यास से तो आपको टिक लगाने में आसानी होगी। एक तो सबसे पहला फैक्ट ये याद रखेंगे कि 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन को रखने का प्रयास किया गया है। बनिया समाज के जीवन का चित्रण, ऐसे आप लोग ध्यान पे रखेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा फैक्ट ये याद रखेंगे कि इसके विषय में आएगा एक तो बाल विवाह, अशिक्षा, वृद्धों एवं बहुओं की समस्या, ये इसका विषय वस्तु बनाया गया है। तो इतना फैक्ट आप लोग ध्यान में। और साथ ही साथ अंधविश्वास, इन सभी बिंदुओं को आधार बना करके ये उपन्यास बिल्कुल मतलब अच्छे ढंग से लिखा गया है। देवरानी जेठानी की कहानी, जिसके लेखक पंडित गौरी दत्त जी हैं और इनका टाइम पीरियड जो है 1870 है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। हाँ, एक फैक्ट अगर आपको नेक्स्ट टाइम होगा तो बन सकता है कि कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसमें शीतला माँ का मतलब प्रयोग किया गया है, देवी के रूप में प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन यहाँ आप लोग को अगर ध्यान पे रहेगा तो आप लोग का टिक लगाएंगे कि देवरानी जेठानी की कहानी में शीतला माँ जैसी देवी का प्रयोग किया गया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? देखिए यहाँ पे विषय पूछ लिया। इसका मतलब कि जब भी आप उपन्यास पढ़ेंगे जो कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जा रहा है तो आप इसमें 2-3 फैक्ट याद रखेंगे कि एक तो विषय, सेकंड उसका लेखक, सेकंड इसका टाइम पीरियड और उसका विषय कहाँ पे है और उसका कुछ अगर पात्र इंपॉर्टेंट है तो वो आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो 27 का देखते हैं। तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूट डालने का प्रयास, ऐसा नहीं है। सामंत वर्ग के पतनोन्मुख चरित्र का वर्णन, ऐसा नहीं है। स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल, ऐसा नहीं है। प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ, बिल्कुल इसमें जब आप उपन्यास पढ़ेंगे परीक्षा गुरु तो इसके हेडिंग मतलब हेडिंग में ही ऐसा मतलब किया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो आर्थिक शोषण था, लूट
था उसको यथार्थ को कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्णन किया गया है लेखक के द्वारा। तो आप लोग ये ध्यान पे रखेंगे कि इसका शीर्षक यही था, मतलब विषय वस्तु यही बनाया गया है। 27, अब इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी और लेंगे ताकि हमको आगे वाले एग्ज़ाम में कहीं से कोई कठिनाई न हो और आप लोग बहुत आसानी तरीके से एग्ज़ाम पास कर सके। परीक्षा गुरु उपन्यास जो है इन 1882 का, इसका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आपसे PYQ में पूछा जा चुका है। 1882 ये ध्यान पे रखेंगे। ये लेखक जो इसके हैं लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, ये ध्यान पे रखेंगे। और इसे अंग्रेजी ढंग का हिंदी का प्रथम उपन्यास शुक्ल जी के द्वारा कहा गया। जब शुक्ल जी किसी उपन्यास कहानी पे अगर कुछ टिप्पणी करते हैं पॉजिटिव या निगेटिव, तो बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट हो जाता है NTA के लिए और हम लोगों के लिए। तो इसमें ये ध्यान पे रखेंगे कि ये अंग्रेजी ढंग का हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास। इतना फैक्ट अगर आप लोग को ध्यान पे रहेगा तो बिल्कुल आप लोगों को क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग बिल्कुल इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। और ये परीक्षा गुरु उपन्यास जो है 41 प्रकरण में बटा हुआ, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाए। कितने प्रकरण है, तो 41 प्रकरण, ये ध्यान पे रखेंगे। और इनके प्रमुख पात्र जो है लाला मदन मोहन, ब्रज किशोर, चुन्नी लाल, सिंभू दयाल और हरकिशोर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दो पात्र तो बिल्कुल याद रहना चाहिए, लाला मदन मोहन और ब्रज किशोर, क्योंकि ये दो फैक्ट जो है बार बार NTA के द्वारा पूछा गया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन आज का। 28 क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। देखिए जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो एक चीज़ बिल्कुल गौर करेंगे कि आपको क्या पूछ रहा है, कि रचित है या नहीं है। जब नहीं रहे तो आप इसको बिल्कुल नोटिस कर लेंगे। तो आप देखते हैं कि कौन सा इसमें अमृतलाल नागर के द्वारा रचित इसकी रचना नहीं है। देखते हैं, बिखरे तिनके ये है, अग्निगर्भा ये भी है, करवट ये भी है, अर्धनारीश्वर। देखिए अर्धनारीश्वर जो इससे पहले PYQ किए हैं तो इसमें हम लोग पढ़े हैं कि अर्धनारीश्वर जो है वो इनका नहीं है बल्कि ये विष्णु प्रभाकर जी का है। तो जब विष्णु प्रभाकर जी का होगा तो अमृतलाल नागर जी के द्वारा तो होगा ही नहीं। तो ये अर्धनारीश्वर जो है ये अमृतलाल नागर द्वारा न होकर के बल्कि ये विष्णु प्रभाकर की ये रचना है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। आप लोग इसके साथ साथ मतलब वीडियो बनाते देखते देखते ही आप लोग शॉर्ट नोट्स मेरे साथ ही बनाते चलेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम नेक्स्ट टाइम फिर से मतलब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो ये कभी नहीं होगा। इसलिए आप जब भी आप इस चीज़ को देखें क्लास को तो उसके साथ ही आप शॉर्ट नोट्स पेन कॉपी में बनाते चलें। और एक बात और ध्यान पे रखेंगे कि अमृतलाल नागर के जो अन्य उपन्यास है उसका कुछ नाम है, जैसे कि बिखरे तिनके, शतरंज के मोहरे। ये शतरंज के मोहरे पूछा हुआ है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। शतरंज के मोहरे ऑप्शन में प्रयोग किया गया, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और मानस का हंस तो आप लोग को पता ही है, मानस का हंस। और एक सेकंड है खंजन नयन। खंजन नयन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कितना रिपीट हो रहा है आप लोगों का क्वेश्चन, खंजन नयन। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे कि ये अमृतलाल नागर के द्वारा ही मतलब लिखा गया है। मानस का हंस, खंजन नयन, शतरंज के मोहरे, और ये तीन तो है, ये बिखरे तिनके, अग्निगर्भा और करवट। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 क्वेश्चन हमारा कह रहा है तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलवर बया क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि एक तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूँ। देखिए ये पंक्ति कितनी अच्छी है, लगता है प्रेम को कितने अच्छे से मतलब अगर आप लोगों को भी किसी से प्रेम हो, बॉयज़ गर्ल किसी को भी, तो आप अपने इस टेक्स्ट को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और या उसे अपने टेलीफोन पे इसे बता सकते हैं, क्योंकि ये पंक्ति बहुत लगता है कि एकदम मार्मिक लग रही है।
तो चलते हैं, ये जो लाइन है, पंक्ति है प्रेम से जो जुड़ा हुआ है, वो तीसरी कसम जो कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु जी की, उनसे लिया गया है। तो आप लोग ये ध्यान पे रखेंगे कि ये तीसरी कसम जो कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु, जिनके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। और ये कहानी जो है काफ़ी अच्छी कहानी है। प्रेम को इतने मार्मिक ढंग से मतलब रखने का प्रयास किया गया है, मतलब ग्रामीण प्रेम को इतने अच्छे से रखने का प्रयास किया गया, जिसे पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि आप उसमें खो जाएंगे। एक बार ज़रूर पढ़ें अगर आप लोग। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको जोश नेट जा रहा है प्लेटफॉर्म पे सभी जो 17 कहानियाँ हैं स्टोरी, वो लाइन टू लाइन आप लोगों के लिए पढ़ाया गया है। तो आप बिल्कुल जाएँ और वहाँ पर एक कहानी बिल्कुल सुने और पढ़ें। तो ये ठुमरी पत्रिका जो है, इसमें ये संकलित है। ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे। इसका टाइम पीरियड जो है 1959, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसमें जो कुछ पात्र है, ये तीसरी कसम, तो इसका आंसर हो गया 29 का। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, क्योंकि मैंने इस तीसरी कसम के बारे में आप लोगों से जिक्र किया है। तो अब चलते हैं, इसके कुछ पात्र है जिसको जो तीसरी कसम के गौण पात्र। मुख्य पात्र तो आपको पता ही है कि इसमें हीरामन है, हीराबाई है, दो मुख्य पात्र है, जिसके सारी कहानी जो है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन यहाँ पे मुख्य पात्र पूछने के बजाय आपको गौण पात्र पूछा जा रहा है। तो आप लोग ये ध्यान पे रखें। तो गौण पात्र में है लाल मोहर, ये ध्यान पे रखें। लाल मोहर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये PYQ है आपका। लाल मोहर, धुन्नी राम और पलटदास से भी क्वेश्चन पूछा गया है। पलटदास, लहसनवा भी आपसे पूछा गया है। लहसनवा, मुनीम और दरोगा, ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे, मुनीम और दरोगा। तो गौण पात्र में आप लोगों ने देखा कि लाल मोहर है, धुन्नी राम है, पलटदास है, लहसनवा है, मुनीम है और दरोगा है। जिसमें आप दो फैक्ट को बिल्कुल ध्यान पे रखेंगे कि एकदम बिल्कुल भूलना नहीं है। लाल मोहर, धुन्नी राम और पलटदास को, ये 3 जो पात्र है बिल्कुल याद रहना चाहिए आपको। और इतना तो काफ़ी है इस तीसरी कसम से रिलेटेड जानकारी के लिए। और फणीश्वर नाथ रेणु जी को तो हम लोग जानते हैं कि ये आंचलिक उपन्यास कहानी लिखने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहते हैं। इनकी कहानी में देशज शब्दों का काफ़ी प्रयोग होता है। ऐसा आप इसकी कहानी उपन्यास पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप कहीं गांव के पगडंडी में बैठ कर के मतलब उनकी सैर कर रहे होंगे, ऐसा आपको फील होगा। तो बिल्कुल पढ़ें। तो चलते हैं आज का 30 क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। तो देखिए, इस कितनी बार मैंने आप लोगों से जिक्र किया है कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर जो कहानी लिखी गई है वो उसने कहा था। ये कहानी देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है। तो इसका जो टाइम पीरियड है उसने कहा था, ये 1915 में लिखी गई थी कहानी है। और इतना फैक्ट आप लोग अगर जानकारी ले लिए हैं तो काफ़ी है। और इसमें भी एक प्रेम का बहुत अद्भुत मतलब वर्णन किया गया है कि मतलब अगर कोई किसी से प्रेम होता है और प्रेमिका कह देती है कि एक समय आएगा तो तुम मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, और उनका जो प्रेमी रहता है लहना सिंह, जो केंद्र बिंदु में है, कहानी के केंद्र बिंदु में लहना सिंह है। तो लहना सिंह उसको बचाने के लिए, उसकी बोधा सिंह और वजीरा सिंह को बचाने के लिए ही अपनी जान की कुर्बानी दे देता है, क्योंकि प्रेमिका कभी ना कभी उसे कही रहती है। तो इस कहानी को ऐसे आप समझेंगे। और इसका टाइम पीरियड जो है 1915, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध का टाइम पीरियड ही था 1914 से 1918। उसी को परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए लेखक के द्वारा ये कहानी लिखी गई है 1915, जिसमें युद्ध का वर्णन भी किया गया है। तो चलते हैं अब 31 का क्वेश्चन में। 31 क्वेश्चन कर रहा है, जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। तो ये तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन सी कहानी का बात करती है। राजा निर्वंशिया है 31 का 1, राजा निर्वंशिया। ये तो आप लोगों ने आंसर जाना कि इसका आंसर जो है 31 का 1 होगा, राजा निर्वंशिया। और अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं हम लोग कि राजा निर्वंशिया जो है इसके लेखक कौन है। तो कमलेश्वर है, कमलेश्वर। 1957 में इसका प्रकाशन वर्ष है, ये ध्यान पे रखेंगे। इसके प्रमुख पात्र ये भी आप लोग ध्यान पे रखिए, क्योंकि यहाँ पे पात्र देखिए, जगपति
और चंदा, दो पात्र का ही नाम जिक्र किया है। प्रमुख पात्र में कौन कौन होगा? जगपति, चंदा, बच्चन सिंह, एक ध्यान पे रखेंगे, बच्चन सिंह जो कंपाउंडर रहता है, और राजा रानी। एक तो आधुनिक कहानी है और दूसरा एक तरह प्रकार से ऐतिहासिक कहानी को आधार बना करके दो कहानियों को समांतर ले चलते हुए इस कहानी को दिखाया गया है, जिसमें संतानहीनता के प्रकोप को उजागर करने का यहाँ पे रखने का प्रयास किया गया, जिसमें एक राजा भी संतानहीन रहते हैं, एक तरफ इधर चंदा भी संतानहीन रहती है, और उसको किस तरह से समस्याओं से उसे आर्थिक मजबूरी के कारण उसे किस तरह से समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। इस कहानी में बिल्कुल यही दिखाया गया है। और एक तरफ तो दिखाया जाता है लेखक के द्वारा कि ऐतिहासिक कहानी में जो कहानी होती है, बनाई हुई काल्पनिक कहानी होती है, जिसमें सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन जो आधुनिक जीवन की जो कहानी होती है, जीवन जो होता है, उसमें सब कुछ ठीक नहीं होता है। इस कहानी को लेखक जब ये कमलेश्वर जी के द्वारा जो ये कहानी लिखा गया, इसमें एक मैसेज ये भी दिया गया है कि कहानी में, काल्पनिक कहानी में सब कुछ ठीक हो जाता है अंत में, लेकिन आधुनिक वास्तविक जो कहानी होती है उसमें सब कुछ ठीक अंत में नहीं होता है। जिसमें उसके पति जो जगपति रहते हैं वो अंत में तेल पी करके जो मर जाते हैं और दो चिट्ठी छोड़ते, एक चंदा के नाम और दूसरा किसी और कानून के नाम। हाँ, एक तो पति चंदा के नाम और दूसरा जो चिट्ठी छोड़ता है वो कानून के नाम चिट्ठी छोड़ता है। ये ऐसा है। तो चलते हैं आज का 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन कह रहा है वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो वंशीधर के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि ये दुलाई वाली कहानी का प्रमुख पात्र है। गैगरीन कहानी में मालती है, महेश्वर है, ये तो होगा नहीं। अपना अपना भाग में एक पहाड़ी लड़के का जिक्र है, तो इसमें ये होगा नहीं। उसने कहा था कहानी में सभी पात्र जो है लगभग उसके नाम में सिंह लगा हुआ, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। बजीरा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह, तो ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। दुलाई वाली कहानी में जो है वंशीधर नाम का पात्र है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। अब दुलाई वाली तो हम लोग आंसर जान लिए कि दुलाई वाली कहानी इसका आंसर 32 का आंसर जो होगा 2 होगा, यानी कि दुलाई वाली। तो अब जानते हैं कि दुलाई वाली कहानी के लेखक कौन है? तो राजेंद्र बाला घोष। ये कहानी जो है 1907 में लिखी गई है और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका, ये आप लोग ध्यान पे रखें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक फैक्ट तो ये रखेंगे कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। इसका टाइम पीरियड 1907 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, PYQ है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसके प्रमुख पात्र थोड़े से और जानकारी आप लोग ले लेंगे कि इसके और कौन कौन पात्र थे। प्रमुख पात्र दुलाई वाली के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। एक तो जानकी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नवल किशोर, सीता और वंशीधर, ये इतना आप लोग ध्यान पे रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कभी भी आयोग आपसे पूछ सकता है, ये सभी इम्पोर्टेंट पात्र है। और इस कहानी का जो विषय है, विषय ये ध्यान पे रखेंगे कि इसमें बनारस के जीवन पर, इसमें जो काशी जो अभी वर्तमान में बनारस है, वाराणसी, उसके जीवन पे प्रकाश डाला गया है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। बनारस के जीवन पे प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है, जीवन पर प्रकाश। और इसमें काशी से इलाहाबाद की यात्रा का वर्णन है, यात्रा का विवरण है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में आपको इसके जगह पे कुछ और दे दे, काशी से इलाहाबाद के जगह पे कुछ और दे दे, तो आप लोग को अगर ध्यान पे रहेगा तभी तो आप क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे कि आयोग ने कहाँ पे गलती किया है। तो काशी से इलाहाबाद, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं अब 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन हमारा कह रहा है जात ले जात टके शेर जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं,
टके के वास्ते अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ है। देखिए, एक तो अंधेर नगरी हम लोग जानते हैं कि ये 1881 में लिखी गई मतलब नाटक है अंधेर नगरी। और ये इसके लेखक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये बहुत मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े मतलब साहित्य के क्षेत्र में एक अपना मतलब पहचान रखते हैं, ये भी आप लोग को भूलना नहीं है। तो और ये जो मतलब अंधेर नगरी जो है बिल्कुल एक प्रकार का व्यंग करते हुए मतलब ये नाटक लिखा गया है। और इसमें ये इस लाइन का ये मतलब निकल रहा है कि हर व्यक्ति यहाँ पे अपने मतलब पैसा के लिए हर कुछ बेच रहा है। कोई पैसा के कारण अब कोई कुछ सामान बेचते हैं, तो कोई व्यक्ति ब्राह्मण जो है पैसा के कारण अपनी जात बेच रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जात ले जात टके शेर जात, मतलब 1 टका देने पे आपको से मतलब जात भी बिक जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, व्यंग किया गया है। तो चलते हैं कि अब इस 33 का आंसर क्या होगा, ये आप हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो 33 का जो है वो, यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। बिल्कुल यही अर्थ है कि कुछ भी यहाँ पे चीज़ ऐसा नहीं है कि जो असाधारण है वो बिकने योग्य नहीं है, बल्कि पैसा है तो आपको सब कुछ बिक जाएगा। पैसा है तो आपकी ईमानदारी भी खरीद ली जाएगी, अगर पैसा है तो आपकी जाति भी खरीद ली जाएगी, अगर आपके पास पैसा है तो आपके धर्म भी खरीदी जा सकती है। ऐसा यहाँ पे व्यंग किया गया है लेखक के द्वारा, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। उस समय की जो सामाजिक संरचना रही होगी उसको आधार बनाते हुए ये नाटक बिल्कुल लिखा गया होगा, ऐसा आप लोग मान सकते हैं। तो 33 का हम लोगों ने देखा कि इसका आंसर जो होगा 1 होगा। यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ सामंती मूल्य अक्षुण्ण रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। राजतंत्र में मूल्य व्यवस्थाएं अपरिवर्तनीय है, निगेटिव वर्ड है, ऐसा नहीं होगा। तो 33 का जो होगा आंसर वो 1 होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट का। ईस्ट अंधेर नगरी से रिलेटेड जो भी फैक्ट है, ये अंक कितने अंक में बटा हुआ नाटक है, इसकी शुरुआत कौन सी है, कहाँ से हुई है और अंत कहाँ से हुई है, तो ये हम लोगों ने कई बार जिक्र किया है PYQ के सीरीज में। तो आप लोग उम्मीद है कि इसका फैक्ट जो है आप लोग शॉर्ट नोट्स के रूप में बना लिए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 क्वेश्चन। पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामी पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तो रामगुप्त ध्रुव स्वामी तो नाटक हम लोग जानते हैं कि ये जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी, इसके बारे में थोड़ी सी पहले हम लोग जानकारी ले लेते हैं। इसका टाइम पीरियड जो है 1933, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कब प्रकाशन हुआ, तो 1933। इसके प्रमुख पात्र जो है, प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त, रामगुप्त जो चंद्रगुप्त का भाई रहता है, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। शिखर स्वामी और ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी रामगुप्त की पत्नी होती है, जिसे मतलब रामगुप्त जो है मतलब समय के साथ ही बेच देता है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ध्रुव स्वामी के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद है। ये ऐतिहासिक नाटक है, जयशंकर प्रसाद। इतिहास की घटनाओं को लेते हुए ये नाटक मतलब लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, इसलिए उसको ऐतिहासिक नाटक कह सकते हैं। और इसका विषय जो है ध्रुव स्वामी का, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह। तो इन सभी बातों को विषय बनाने का एक ही मतलब है कि ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाते हुए वर्तमान को जो तत्कालिक समाज की जो समस्या रही होगी उनको कहीं ना कहीं मतलब रेखांकित करने का प्रयास किया गया होगा लेखक के द्वारा, ऐसा हम लोग मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि अनमेल विवाह जब हो जाता है तो कैसे कोई व्यक्ति मतलब अपनी ही पत्नी को सुरक्षा देने में, आश्रय देने में असफल हो जाता है, तो ऐसा उसमें विषय रखा गया होगा। और एक तलाक की और पुनर्विवाह की समस्या की, जब एक चीज़ मतलब छूट जाता है तो व्यक्ति को दोबारा मतलब पुनः विवाह की ओर
मतलब अग्रसर किया जाता है, ऐसा ही आप लोग मान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन था कि पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि क्यों अधिकार नहीं है? वह मृत प्राय और प्रव्रजित था, नहीं ऐसा नहीं है। वह ध्रुव पर सतीगामी था, नहीं ऐसा भी नहीं है। वह जीवन से उदासीन था, ऐसा नहीं। वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। ये रामगुप्त जो था बिल्कुल पतित था, बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि अपनी मतलब क्या कहते हैं, समस्या को बिल्कुल मतलब क्या कहा जाए, समस्या को मतलब सॉल्व शूट आउट करने के बजाय उसे मतलब किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में सौंप देने वाला व्यक्ति था, ऐसा आप मान सकते हैं। तभी वो अपनी पत्नी को रक्षा न देने के बजाय उसे वो सौंप देता है, जो उस पर मतलब जब उस समय की मतलब घटना जब आक्रमण होता है तो जो प्रतिद्वंदी रहता है वो प्रतिद्वंदी के हाथ में ही वो अपनी पत्नी को बेच देता है, ऐसा इसी के आधार पे इसमें कहा गया है कि वो गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था, इसलिए वो ऐसा काम किया। 34 का 4। 35 आप क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। तो आप एक चीज़ आप लोग गौर करेंगे कि एक तो निबंधकार जो है द्विवेदी युग का है या शुक्लोत्तर युग का है, जो भी है उसका आप लोग एक पॉइंट वाइज बना लेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो इसका आंसर जानने का प्रयास करते कि इसका आंसर क्या होगा। 35 का जो आंसर है वो 3 है, कुबेरनाथ राय। यानी कुबेरनाथ राय जो है वो द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है, और द्विवेदी युग के जो निबंधकार है वो माधव प्रसाद मिश्र हैं, गोविंद नारायण मिश्र हैं और अध्यापक पूर्ण सिंह है। तो अब ये आप एक क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि मैम ये जब अगर कुबेरनाथ द्विवेदी युग का निबंधकार नहीं है तो ये कौन से युग का है? तो ये आप हम लोग जानेंगे। तो कुबेरनाथ हम लोग ध्यान पे रखेंगे कि ये शुक्लोत्तर युग का है, शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुबेरनाथ राय किस युग के निबंधकार है। आपको दे दिया जाएगा शुक्लोत्तर युग, प्रेमचंद युग, द्विवेदी युग, तो आपको याद अगर रहेगा तो आप मार देंगे कि शुक्लोत्तर युग। तो चलते हैं आप 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? तो देखते हैं, ये थोड़ा सा डेप्थ क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। 36 क्वेश्चन, तो ये जो है रामायण का समय जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, यानी 36 का एक आंसर। और बंधुत्व किसे कहते हैं? अब मैं नाचो बहुत गोपाल, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। या इसके विषय में थोड़ी सी आप लोग जानकारी लेंगे और विकिपीडिया करके हमें बताएंगे कमेंट में कि इस सब के जो है लेखक कौन है, क्योंकि कुछ काम आप भी करेंगे हमारे साथ तो ज़्यादा सही रहेगा। और क्योंकि ओवरऑल पास आप ही को करना है और पढ़ना आप ही को है, एग्ज़ाम में आप ही बैठेंगे, तो कुछ काम आप स्वयं भी करेंगे तो आपके लिए सही होगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। रसात्मक बोध के विविध स्वरूप, ये चिंतामणि, एक सेकेंड साथियों, चिंतामणि भाग 1 जो रामचंद्र शुक्ल जी का है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, रामचंद्र शुक्ल जी का है, ये बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। ये रसात्मक बोध के विविध स्वरूप में ये मतलब ऐसा जिक्र है चिंतामणि भाग 1 में। तो हो गया, इस दोनों के विषय में आप लोग हमें कमेंट करेंगे कि इसका कौन से मतलब लेखक है और कहाँ ये वर्णन है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन है, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि पर किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? तो ये तो बिल्कुल एकदम, अगर आपको सिलेबस भी अगर पता हो तो आप लोग मार देंगे, मुर्दहिया तो हम लोग हमारे सिलेबस में है, जो भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि पे मतलब ये मुर्दहिया लिखा गया, ये दलित आत्मकथा है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। मुर्दहिया के जो लेखक हैं वो तुलसीराम हैं, तुलसीराम, और इनका टाइम है 2010। और जो एक तुलसीराम है और एक तो मुर्दहिया है, सेकंड जो है ये मणिकर्णिका, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आयोग पूछ चुका है, ये 2014 का है मणिकर्णिका, इनके लेखक भी तुलसीराम जी ही हैं। और जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और जूठन
ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। यहाँ से क्वेश्चन आयोग ने कई बार पूछ चुका है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये 1997 में प्रकाशन हुआ था, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। अपने अपने पिंजरे, ये अपने अपने पिंजरे, इनके लेखक जो है मोहनदास, एक सेकेंड, मोहनदास नेमिष राय, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, नेमिष राय। और ये 1995 के दलित आत्मकथा है, ये सब दलित आत्मकथा, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और मेरी पत्नी और भेड़िया, ये धर्मवीर का है, मेरी पत्नी और भेड़िया, ये 2009 का है। और ये इसके लेखक जो है धर्मवीर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी भी आयोग आपसे पूछ सकता है। तो इतना हम लोगों ने देखा। एक फैक्ट को जानने के लिए हमने 4 ऑप्शन जो दिया गया था, जूठन, अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया, इस सब के बारे में हमने कलेक्टिव मतलब जानकारी लेने का प्रयास किया। और इसका आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, हमें आशा है ऐसा। तो अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आयोग पूछता है, बल्कि पूछा गया है, तो आपसे गलती नहीं होगा, हमें आशा है। तो चलते हैं आप 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन कह रहा है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा में किस खंड में किया है? तो ये क्या भूलूं क्या याद करूं, बिल्कुल एकदम सिलेबस से क्वेश्चन है। तो ये तो आप लोगों को पता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं जो है हरिवंश राय बच्चन जी की मतलब ये आत्मकथा है। और इसके 4 खंड है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, जिसमें बसेरे से दूर, नीर का निर्माण फिर और 10 द्वार से सोपान तक, बिल्कुल क्रोनोलॉजी में है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 कह रहा है कि मुक्ति बोध की रचना है। तो एक मुक्ति बोध की रचना तो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, एक साहित्य की डायरी। इसलिए बार बार कहा जाता है आप लोगों से कि अगर आपको सिलेबस भी ध्यान पे रहेगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में, एग्जाम हॉल में सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो एक साहित्य की डायरी जो है ये मुक्ति बोध की है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और प्रवासी की डायरी जो है, अब आप कहेंगे मैडम जब ये इसका है तो प्रवासी की डायरी किसका है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो प्रवासी की जो डायरी है वो हरिवंश राय बच्चन जी का है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और सैलानी की डायरी ये जो है राजेंद्र अवस्थी जी का है। और अजय की डायरी ये जो रचना है ये उपन्यास है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। यहाँ पे डायरी लगा करके आपको हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको मतलब डेविएट करने का प्रयास किया जाएगा। उपन्यास है। और ये अजय की डायरी जो है ये डॉक्टर देवराज का है, देवराज। इतना फैक्ट काफ़ी है। तो चलते हैं अब आज का लास्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन। आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है? तो ये हम लोग जानते हैं कि ये शरत चंद्र के जीवन पे लिखा गया मतलब ये जीवनी है, मतलब आवारा मसीहा, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इस आवारा मसीहा का जो टाइम पीरियड है ये 1974 है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। इतना फैक्ट काफ़ी है इसके लिए। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे, आप लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे। अगर आप अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया के ग्रुप में आप शेयर करें और पढ़ें। और बिल्कुल इस बार मिशन JRF के तहत आप सिलेक्शन लें। धन्यवाद।